नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जो एग्ज़ाम है इसका डिटेल में सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस के साथ साथ कौन से बुक आपको प्रेफर करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली क्लैरिटी तो ये है कि भाई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, उनके डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो आपको पता ही होगा कि बीपीएससी पीटी के लिए ही अभी सारे वीडियोज़ आ रहे थे। एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम कब होगा। जनरली जो होता है वो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके 3 से 4 महीनों के बीच में एग्ज़ाम होता है। जैसे 30 मई को नोटिफिकेशन आया था बीपीएससी का प्रीलिम का, और आपका सितंबर में 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। हर साल यही होता है, जून जुलाई के आसपास में नोटिफिकेशन आते हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास में बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था। AEDO का भी वही होगा। अगर इसका अगस्त में नोटिफिकेशन आया है तो चूँकि बीच में इलेक्शन है, इसलिए आप मान करके चलिएगा कि दिसंबर या उसके पश्चात से आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि आपके पास तैयारी के लिए 4 से 5 महीने कंप्लीट मिले हुए हैं, जिसको अगर आप यूटिलाइज़ करें तो आप सही से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। क्या एग्ज़ाम बीपीएससी के स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो हमेशा जीएस का प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए क्योंकि 3 पेपर इस परीक्षा में होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगा। सभी राज्य के बच्चे भी दे सकते हैं, बाहर के बच्चे भी दे सकते हैं। पहला चीज़ जो इसमें रखा गया है वो है कि आपका भाषा का पेपर होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। दोनों में आपको 30% लाना पड़ेगा। क्या भाषा का पेपर का मार्क्स जुड़ेगा? भाषा के पेपर का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, लैंग्वेज पेपर का मार्क्स। और क्या क्या होगा उसमें? तो नेगेटिव मार्किंग होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा या नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन अलग से नहीं बताया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो हम मान करके चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगा। दूसरा जो है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। और इसमें बीपीएससी के बच्चे जो हैं, सिविल सर्विसेज के जो बच्चे हैं, उनको अच्छी खासी बढ़त हासिल होती है। तीसरा जो पेपर है ये है आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है। सामान्य जो योग्यता होता है उसका पेपर है, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें एसएससी और बीएसएससी के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा इसमें वरीयता हासिल होता है, क्योंकि वो इसका प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं। तो अगर आपको जीएस में थोड़ा सा एडवांटेज मिला हुआ है तो उनको यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड में मिला हुआ है। बात यही है कि अगर आप इसको करना चाहेंगे तो एक एग्ज़ाम पास करने के पश्चात से आप ऑफिसर बन सकते हैं। अपना कोई इसमें लाभ नहीं है गुरु, अपना कोई अभी कोर्स अलग से नहीं शुरू होने वाला है कि कोर्स बेचने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि नहीं दीजिए दीजिए, मत दीजिए। उसमें मेरा कोई भी ना तो लाभ है ना तो मेरा नुकसान है। मैं आपको प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ जीएस का, और वही जीएस इसमें भी काम आएगा। एग्ज़ाम के अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात करें तो क्या है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं आसानी से। और कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ हो, आपने किसी भी फील्ड में किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी किया हो, बस ग्रेजुएट होना चाहिए तो आप इसमें परीक्षा दे सकते हैं। बीएड वगैरह का कोई भी इसमें नहीं है। ये तो हो गया इस परीक्षा के बारे में। पहली बार ये पद सृजित किया गया है, इससे पहले ये पद था ही नहीं बिहार गवर्नमेंट में। इससे पहले ये सारे के सारे काम जो हैं वो स्कूल हेडमास्टर वगैरह करते थे। इसीलिए बिहार सरकार ने उनके लोड को कम करने के लिए नया पद सृजित किया, जिसको कहा जाता है बिहार असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, AEDO कहा जाता है। पहली बार इसका एग्ज़ाम भी हो रहा है और एक एग्ज़ाम के पश्चात से आप चयनित होकर के परीक्षा के पश्चात से नौकरी पा सकते हैं। 935 पद हैं। इसके सिलेबस को ज़रा हम लोग समझेंगे डिटेल में, सब्जेक्ट को देखेंगे, किताबों को भी मैं बता दूंगा। जहाँ तक मेरा काम होगा मैं आपको करके दे दूंगा। उसके पश्चात से आपकी मर्ज़ी, आप कीजिए। कई सारे बोल रहे चुनाव के कारण हुआ, जो भी हुआ है। आपके पास 2 हैं रास्ते। पहला रास्ता है कि इसका प्रिपेयर करके इसको निकाल करके नौकरी लें, और दूसरा है कि दिन भर बैठ के इसमें कमियां निकालते रहें और शिकायतें गिनाते रहें। दोनों ही आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें अपना सकते हैं। आफ्टर ऑल जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है।
सबसे पहला जो है इसमें सामान्य भाषा का पेपर, उसमें जैसा जनरली होता है, जो बीपीएससी का पेपर मैंने देखा है, हिंदी का पेपर उसमें होता है बीपीएससी में 30 मार्क्स उसमें लाना होता है 100 मार्क्स में से। तो इसमें भाषा के पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, जिसमें इंग्लिश का पेपर जो है यह 30 मार्क्स का होगा और हिंदी का पेपर जो है यह 70 मार्क्स का होगा। और दोनों में सेपरेट आपको 30% लाना पड़ेगा, दोनों में सेपरेट आपको 30% लाना पड़ता है। तो ये ऐसा कहा गया बीपीएससी के द्वारा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इसके बारे में कोई अलग से बीपीएससी के द्वारा लिख करके नहीं दिया गया है। होगा या नहीं होगा ये अभी नहीं बताया गया है। दूसरा चीज़ ये है कि क्या ये कठिन होगा या आसान होगा। सामान्य तौर पर जो भाषा का पेपर होता है वो कठिन नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश की बात कर ले रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर होता है वहीं से सवाल आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसका आपको बताया जाएगा इसका शीर्षक क्या है, या कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका बोला जाए क्रक्स लिखिए अपनी भाषाओं में। तो इस प्रकार का पेपर हो सकता है भाषा का। लेकिन 30 ही नंबर का है, 30 नंबर में क्या क्या आपसे पूछेगा। हो सकता है कि 5-6 नंबर का एक छोटा सा आपसे ऐसे पूछ लिया जाए। अभी तक ये परीक्षा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम सारा कुछ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। हिंदी के पेपर की बात करें तो इसमें एक ऐसे दिया जाता है, छोटा सा ऐसे, जो वैसा बीपीएससी में होता है 10-15 नंबर का आपको एक ऐसे लिखने को दिया जा सकता है। उसके पश्चात से ग्रामर के टर्मिनोलॉजी पर आधारित शुद्ध अशुद्ध पर्यायवाची श्रुति सम्बद्ध भिन्नार्थक शब्द, इस प्रकार के शब्द आपको दिए जा सकते हैं जिस पर आधारित आपका यह पेपर बन सकता है। तो अर्थात हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा ये उतना कठिन नहीं होगा। 10वीं लेवल तक का ग्रामर और हिंदी इंग्लिश अगर आप जानते हैं, बेसिक भी जानते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। इंग्लिश की सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि 30 ही नंबर का वो पेपर होगा, बाकी 70 नंबर का जो है वो आपका हिंदी का पेपर होगा, 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो ये भी याद रखिएगा। और समय के साथ इस पर आधारित आपको बुक्स वगैरह भी मिलने लग जाएंगे मार्केट में। दूसरा सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा, और उससे पहले मैं गणित का बता देता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड का। जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ जनरली वो सिविल सर्विसेज लेवल का ही होता है। बीपीएससी में भी मेंस लेवल का या उससे बियॉन्ड ही मेरा कंटेंट होता है हमेशा। प्रीलिम का भी प्रैक्टिस सीरीज़ को छोड़ दें तो आप जा कर के मेंस के लेक्चर्स देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस अध्ययन तक का पढ़ाता हूँ। मैंने कभी जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट जो है नहीं पढ़ाए हैं। सीसेट को लेकर पढ़ा है मैंने, लेकिन सीसेट का सिलेबस इससे थोड़ा सा अलग होता है, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपको ये बोल दूं कि जनरल एप्टीट्यूड में मेरी महारत हासिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बीएसएससी और इस सब एग्ज़ामों को कभी भी मैंने नहीं दिया है, इसलिए इसका सिलेबस मुझे पढ़ने के लिए उन बच्चों से बात करना पड़ा जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, चाहे वो अलग अलग एग्जामिनेशन देकर के ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। उनसे पूछा मैंने कि जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस आप मेरे लिए डिफ़ाइन कर दीजिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। बुक्स वगैरह भी उन्होंने सजेस्ट किया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज़ मुझे आएगा उसमें मैं आपको महारत हासिल करवा दूंगा, और जो चीज़ नहीं आएगा वो मैं आपको मदद करने का प्रयास ज़रूर करूंगा। हमेशा सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी रखनी चाहिए, उसके पश्चात ही आगे बढ़ना चाहिए। तो जनरल एप्टीट्यूड जो है इसका इंग्लिश में सिलेबस दिखा देता हूँ। हिंदी वाले बच्चों को तो पता चल भी जाता है, इंग्लिश वालों को इसका हिंदी पढ़ के सर दर्द होता है, क्या क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अर्थात इसका जो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि बेसिक नंबर सिस्टम होता है, बेसिक नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि औसत, समानुपात, ब्याज, लाभ हानि, उसका परसेंटेज, ये सब जो सवाल होते हैं ये बेसिक अर्थमेटिक्स के सवाल होते हैं। उसके अलावा रीजनिंग के सवाल होते हैं, और छोटे छोटे जो आपको नॉन साइंटिफिक और साइंटिफिक रीजनिंग होता है, शॉर्ट लर्निंग होता है, शॉर्ट इंटरप्रिटेशन होता है, इस पर आधारित सवाल आपको दिए जाते हैं। इसका किताब जब मैंने पूछा कि भाई किताब सबसे बेस्ट कौन सा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या इसको अलग से पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। 100 मार्क्स का होता है। बीएसएससी के बच्चों को इसमें अच्छा खासा उनको महारत हासिल होता है, वो पढ़ते हैं, दिन भर लगाते हैं सेट। बीपीएससी के बच्चे क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जीएस के 2 पेपर तैयार कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इतने सारे सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो ये फिर आपके लिए उतना ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें बहुत कम होते हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है इस प्रकार का सब्जेक्ट जो होता है जनरल एप्टीट्यूड प्रकार का। इसका जो किताब है उसमें 1-2 किताब देखिए, ये बीएसएससी का है सिलेबस, किताब पर आऊँगा मैं।
बीएसएससी का है और यह इसका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। दोनों में शब्द बाय शब्द मैच करते हैं, एक ही जैसा सिलेबस दोनों का रखा गया है। जनरल एप्टीट्यूड लेवल का एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है। हो सकता है कि बीएसएससी और इसके एग्ज़ाम में अंतर के कारण सवाल का स्तर ऊपर नीचे हो, लेकिन फ़िलहाल इसका जो सिलेबस है वो वही का वही है। तो बीएसएससी लेवल के जितने भी आपको मार्केट में किताब दिखते हैं उस सब में से कोई भी बेस्ट आप उठा करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया है जनरल एप्टीट्यूड के लिए, वो ये किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म का है, शायद प्लेटफॉर्म का है, रुक्मणी प्रकाशन इसको छापता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये किताब आता है कि इसको लेकर के, तो गणित को लेकर के प्रैक्टिस करने के लिए इसमें सेट भी दिए हुए रहते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ रहता है। यहाँ से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिनका गणित बिल्कुल ही नीलबटा सन्नाटा है उनके लिए ये दिक्कत पैदा कर सकता है किताब केवल पढ़ना। आपको कहीं से कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन यूट्यूब पर ढेर सारे सोर्स हैं, आप किसी भी एक गणित के टीचर को उठा लीजिए, उनके लेक्चर्स को देखिए और वहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसको लेकर के आप कोचिंग दौड़ने लग जाएंगे तो फिर आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन यूट्यूब पर गणित के एक से बढ़कर एक मास्टर्स हैं जिन्होंने सारा कुछ पढ़ा रखा है। पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। इस किताब में जब अंदर इसका पाठ्य सूची मैंने देखा तो वहाँ पर सारे के सारे ही वही नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, उसके बाद से करनी, घातांक, दशमलव, भिन्न है, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, मिश्रण, अनुपात, समानुपात, सारा कुछ वही दिया हुआ है जो वहाँ पर आपको दिखता है। अप्रॉक्स वही के वही सारे के सारे सवाल हैं जिस पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर 20 दिए हुए होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके अपना सही कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड। इसके बारे में जो मुझे बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा मार्केट में बीएसएससी लेवल के ढेरों किताब हैं, एसएससी लेवल के ढेरों किताब हैं। अगर आप प्रैक्टिस करने आएँ तो उन सभी को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले किसी का भी लेक्चर देख लीजिए इसी क्रम में सिलेबस के अनुसार से, उसके पश्चात से प्रैक्टिस कीजिए। अब अपने मेन मुख्य सब्जेक्ट पर चलते हैं जो अब मैं बता सकता हूं आपके अच्छे से, एक एक करके बताऊंगा डिटेल में। जनरल एप्टीट्यूड का तो मैंने आपको बता दिया है, जो सामान्य अध्ययन है उसको ज़रा समझेंगे। पहला है सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस जो है ये पूछा जाएगा। तो साइंस जो जनरली पूछा जाता है वो है 10th स्तर तक का पूछा जाता है। 10वीं तक के एनसीईआरटी तक का लेवल कहा जाता है आयोगों के द्वारा कि हम इसका स्तर का पूछते हैं। हालांकि कई बार इनके सवाल 11th 12th स्तर तक के भी होते हैं, अच्छे खासे होते। खास तौर से बायोलॉजी के सवाल जो होते हैं वो कई बार कठिन होते हैं। फिर भी हम मान करके चल रहे 10वीं तक का। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए 2 स्रोत होता है, एक होता है आपका घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा मैंने वीडियो बहुत सारे करवाए हैं आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 सोर्स तो ये हो गया। उसके लूसेंट जो होगा ये आपका प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। साइंस के लिए ध्यान रखिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिस में बताऊंगा, वहाँ से करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो सामान्य विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से हो जाएगा भाई, 10th तक के एनसीईआरटी पढ़ने को अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी भी जीवन में तो आप पढ़ सकते हैं। बीपीएससी वाले बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, अब उनका एग्ज़ाम है 71 बीपीएससी का, तो इसलिए उन्होंने पढ़ लिया होगा। तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं घटना चक्र से और लूसेंट से, मोर देन एनफ होगा। इसके अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 मार्क्स का ही होगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कि दोनों पेपर मेरा बैलेंस में अच्छा हो। जीएस में भी आप अच्छा स्कोर करें, 1/3 निगेटिव भी है, और जनरल एप्टीट्यूड में भी आप अच्छा स्कोर करें तो भी आपका इसमें मेरिट बन पाएगा। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो पहला स्रोत तो यही रखिए कि डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन मुझे देखना ही देखना है, जो पीटी एग्जाम के बाद फिर से मैं शुरू कर दूंगा। और दूसरा एकमात्र स्रोत रखिए एसपीडी मैगजीन जो आती है उसको आप प्रैक्टिस करते रहें, वो आपका 1 लाइनर करंट अफेयर तैयार करवा देगा। और डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन देखने से ये होगा कि पहली बार एग्जाम हो रहा है, अगर स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर के या कठिन सवाल पूछे गए तो वहाँ से आप उसको आसानी से कर लेंगे। अपने चैनल पर तो मैं करवाता ही हूँ, करंट के एमसीक्यू भी करवाऊँगा ही मैं आपको। अगला जो है वो है भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। तो भारत का इतिहास में 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पर, एंशिएंट हिस्ट्री है, दूसरा है मिडेवल हिस्ट्री और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो एंशिएंट और मिडेवल के लिए तो एनसीईआरटी आती है, 11th की एनसीईआरटी है रामशरण शर्मा की और सतीश चंद्रा की। 11th ओल्ड एनसीईआरटी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है आप कुछ भी मत कीजिए अलग से, बस आपको प्रैक्टिस करना है। कहाँ से, तो घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कीजिए और PYQ लगाइए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा
मोर देन एनफ होगा, उसके तो बियॉन्ड आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है और सवाल भी सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिस मैं भी करवाता हूँ, कई सारे जगहों पर आपने भी किया होगा, लेकिन मुख्य हिस्सा जो होता है इसका वो है स्पेक्ट्रम बुक से आपको पढ़ना पड़ता है। स्पेक्ट्रम जो बुक आती है उससे आपको पढ़ना पड़ता है मॉडर्न हिस्ट्री, और उसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है घटना चक्र से, टेस्ट सीरीज से, या जो मैं करवाता हूँ चैनल पर उनसे आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में आएगा वो किस स्तर का आएगा अभी डिफाइन नहीं है। तो यानी कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि सारे लूसेंट लेवल के ही सवाल लगाइए, बल्कि अलग अलग स्तरों के सवाल को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जिनका जीएस कमज़ोर है मैं उनके लिए ख़ास तौर से कह रहा हूँ। इतिहास के मैं चैप्टर के नाम भी दिखाऊंगा अभी आपको कि कहाँ से इसका क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर पर आपको विशेष ध्यान देना है। 3 चीज़ हमने कर लिया। बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास के लिए दृष्टि आईएएस की बुक आती है ना, बिहार समग्र, या केबीसी नैनो का समग्र बिहार आता है। और किसका है भाई, तो एक और है इम्तियाज़ अहमद है शायद, तो उसका बुक आता है। उसके अलावा क्राउन का बुक आता है। कोई भी एक बिहार स्पेशल की बुक, कोई भी एक बिहार स्पेशल के सारे कंटेंट डिट्टो लाइन बाय लाइन सेम ही होते हैं, किसी में कुछ अलग नहीं होता है। कोई भी एक बिहार स्पेशल के बुक से बिहार का एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न उसको एक बार पढ़ना है आपको, एक बार। उसके अलावा केवल और केवल बीपीएससी का पीवाईक्यू जो है हिस्ट्री का, बीपीएससी बिहार स्पेशल का जो पीवाईक्यू है उसको अगर आप सही से लगा लेते हैं पिछले 20-25 सालों का, तो आपका जो है बीपीएससी में एक भी सवाल एईडीओ में गलत नहीं होगा बिहार स्पेशल का, बशर्ते कि आप पीवाईक्यू को, बिहार स्पेशल के पीवाईक्यू को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते बिहार स्पेशल हमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। इन तीनों को आप अच्छे से लगाएं तो आपका एक भी सवाल बिहार स्पेशल का गलत नहीं होगा। पीवाईक्यू को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं एक भी सवाल गलत नहीं होगा एईडीओ एग्ज़ाम में भी। तो ये याद रखिएगा, बिहार स्पेशल के इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश सारे में अवेलेबल होता है जो भी मैं बुक आपको बता रहा हूँ। अगला है सामान्य भूगोल। इसमें आपका भारत का भूगोल से संबंधित सवाल पूछा जाता है। भारत का भूगोल और विश्व के भूगोलों में जैसे विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन पूछे जाते हैं, प्रमुख झील पूछे जाते हैं, प्रमुख नदियाँ पूछी जाती है और प्रमुख पहाड़ पूछे जाते हैं, बस यही पूछा जाता है। इसके अलावा विश्व के ज्योग्राफी में से और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। कभी कभार आपसे विश्व की हवाएं और जलधाराएं पूछ लेता है समुद्र की, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछता है। बाकी सारे के सारे सवाल आपके या तो फिजिकल ज्योग्राफी से आएंगे या तो आपके इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे। उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल दोनों शामिल कर दिया है। 100 सवाल में ही कितना सारा चीज़ पूछेंगे ये, तो ये भी सोचिएगा। इसलिए जो मुख्य सब्जेक्ट हैं जैसे कि भारत का ज्योग्राफी, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि साइंस, जैसे करंट अफेयर, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उनसे एक एक 2-2 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग अभी आपको बता ही दिया, बिहार स्पेशल का हिस्सा जो है वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अगला है महत्वपूर्ण नदियाँ, ये सब तो अभी बता ही दिया, भूगोल में ही, भारत के भूगोल में आ जाएगा। भारत की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस के बारे में बोला जा रहा है। गवर्नेंस, राज व्यवस्था। इसके लिए अगर आपने बीपीएससी की तैयारी की है तो आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं की है बीपीएससी की तैयारी, बीएसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बीएसएससी से थोड़ा सा ये एग्ज़ाम अलग होगा। मुझे जैसा लग रहा है कि उससे थोड़ा सा एग्ज़ाम ये अलग होगा और क्वेश्चन हो सकता है कि एडवांस लेवल का बनाया जाए। इसलिए अभी मैं आपको बुक दिखा दूंगा कि कहाँ से आप इसको गवर्नेंस को पढ़ सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था के लिए अलग से पढ़ने की किताब ज़रूरत नहीं है, जो करंट अफेयर आप करेंगे उसी में से इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं। आज़ादी के पश्चात बिहार के अर्थव्यवस्था मुख्य परिवर्तन कुछ नहीं है, ये बिहार स्पेशल है जो आपको उसी में कवर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, वही बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री की यह बात कर रहा है, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है, बिहार की इकोनॉमी की बात कर रहा है। यानी कि जनरल जो अध्ययन है, सामान्य अध्ययन है, उसका सिलेबस और सब्जेक्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट है एक बार हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद से मैं किताब आपको दिखा दूंगा। सबसे पहला है हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट है, मिडेवल है और मॉडर्न है। दूसरा है आपका साइंस, साइंस तो साइंस ही है। तीसरा है ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी है,
वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है, जिसमें से फिजिकल और इंडियन पर ज़्यादा ध्यान देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर आप घटना चक्र से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो आपका उससे सवाल हो जाता है, क्योंकि उसको अगर पढ़ने बैठेंगे तो इतना आपका दूसरे सब्जेक्ट पर उतना देर ध्यान दे लीजिए। आप वर्ल्ड की हवाएं, वर्ल्ड के मरुस्थल, झील, झरने, पर्वत, इनको आप फैक्ट्स याद कर लीजिए, एग्ज़ाम जाइए, सारे वहीं से सवाल आएगा। इसके अलावा बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल में मुख्य रूप से 3 ही सब्जेक्ट हमें देखने होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ये आप बीपीएससी पीवाईक्यू अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो वहाँ से आपका हो जाता है। बिहार स्पेशल के अलावा अपना कौन सा सब्जेक्ट था, तो भाई करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए एक ही मैगजीन काफ़ी होता है, कोई भी एक स्पीडी आप प्रैक्टिस कीजिए मैगजीन के तौर पर। बाकी दूसरा डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन अवश्य ही देखिए, क्योंकि करंट अफेयर अगर कठिन पूछा गया तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं अगर नहीं पूछा गया कठिन तब तो आपका मैगजीन है ही 1 लाइनर वाला। और स्पीडी का भी बिहार स्पेशल का भी मैगजीन आता है और नेशनल इंटरनेशनल का भी आता है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ क्या होता है ना, अपने सोर्स डिफाइन रखिए कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है और उसी को बार बार पढ़ना है। पड़ोसी लाता है एडुटेरिया, आप भी दौड़ते कि एडुटेरिया ले आए, क्या पता उसी से पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एडुटेरिया पढ़ रहे हैं तो उसी को मंथली पढ़िए, लेकिन वो मंथली कहाँ आ पाता है, वो तो जनरली 6 महीने साल भर का कंपाइल करके एक बार आता है, वो अच्छी बुक मानी जाती है। इसीलिए मैंने आपको स्पीडी दिया कि भाई आप रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, समय पर आ जाती है, सही तरीके से आपको मिल भी जाता है सारा कुछ एक साथ। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप स्पीडी करें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एडुटेरिया ख़राब होता है। अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप वो कीजिए, प्रतियोगिता दर्पण सही लग रहा है तो वो कीजिए, कोई और अगर आपको सही लग रहा है तो वही कीजिए। मेरा स्ट्रेटजी आपको गाइड करने का है, आप पर थोपने का कुछ भी नहीं है। अगर आपकी अपनी स्ट्रेटजी है तब तो अच्छी ही बात है भाई। तो सारे सब्जेक्ट यही हैं अपने पास, सारे मैंने बता दिए, ये सब सब्जेक्ट हैं अपने पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और आपका एडुटेरिया हो गया, स्पीडी करंट अफेयर हो गया। तो इनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट अपने पास यही हैं, इसको आपको करना पड़ेगा। जनरल एप्टीट्यूड का भी मैंने बताया है, किताब भी बताया है, किताब दिखाया भी है और आपको चैप्टर तक दिखा दिया कि जो आपके सिलेबस में है वही यहाँ पर चैप्टर भी है और 20 सेट भी होता है। कहाँ से मंगाएंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं होती है, आप खुद बच्चे हैं, आप सर्च कीजिए अपने अगल बगल के मार्केट में, ऑनलाइन सर्च कीजिए और वहाँ से मंगा लीजिए। हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। अगला चलते यही वो किताब है जो आप प्रैक्टिस के लिए मंगा सकते हैं। रीजनिंग की ये किताब है, ये रीजनिंग की है, ऊपर वाला गणित का था, ये गणित का था भाई, कंफ्यूज मत हो जाना आप। देखिए ये मैथमेटिक्स का है, ये मैथमेटिक्स का है और यह गणित का है, ये रीजनिंग का है। तर्क शक्ति का अलग होता है और गणित का अलग आता है, ये दोनों आप मंगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म का आता है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मिल जाता है, दोनों किताब में ही सारा कुछ मिल जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए जो एकमात्र रखिएगा, सबसे पहला स्रोत, प्राइमरी स्रोत जो होगा वो आपका घटना चक्र होगा और इसको सीरियसली प्रैक्टिस कीजिएगा कि उसमें सभी स्तर के सवाल होते हैं। साइंस का आपको लूसेंट भी लगाना, क्योंकि विज्ञान में कई बार बायोलॉजी वगैरह में सवाल लूसेंट से पूछे जाते हैं, तो विज्ञान का आपको लूसेंट भी लगाना है। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपको लूसेंट की तरफ में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप इसका सेट में जो आता है उसमें हिस्ट्री ले लीजिए, जो इसका घटना चक्र का, ज्योग्राफी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए और उसके अलावा पॉलिटी और गवर्नेंस का ले लीजिए। ये 4 सब्जेक्ट का आप घटना चक्र ले सकते हैं, लेटेस्ट वाला, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और लूसेंट का किताब जनरल स्टडीज़ का आता है, उसमें जो साइंस रहता है, पता चला अलग से साइंस लूसेंट ही लेकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको हेडेक पड़ जाएगा। उससे अच्छा होगा कि आप जनरल स्टडीज़ का लें, उसमें जो साइंस रहता है उसका प्रैक्टिस करें। बाकी घटना चक्र तो आप साइंस का प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। कम स्रोत ज़्यादा रिवीजन तो आपका रिजल्ट बनता है। ज़्यादा स्रोत एक एक बार पढ़ लिया तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मैं लूँगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, इन 4 सब्जेक्ट को, ये आपको घटना चक्र लेना है इसका। ये बिहार स्पेशल की बुक है, जो बिहार स्पेशल आपको कवर करना होता है ना, उसके लिए आप ये बुक कर सकते हैं। और घटना चक्र की ही बिहार स्पेशल PYQ आता है, BPSC PYQ अलग से आता है, BPSC PYQ, जिसमें अब तो 70 BPSC तक का PYQ आपको मिल जाएगा। अगर 71 BPSC PT के बाद लेंगे तो 71 BPSC तक का आपको PYQ मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ले लीजिएगा 70 तक का ही। 71 का तो पेपर में से आपका हो जाएगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक भी सवाल बिहार स्पेशल का उससे बाहर नहीं आता है। आप बशर्ते हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो इससे बाहर नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। PYQ से बाहर नहीं पूछा जाता है जनरली,
एक सवाल कोई पूछा जाएगा तो उसको हमें हमेशा स्किप कर देना चाहिए। अब देखिए, क्विक बुक सीरीज है। ज्योग्राफी का बुक मैंने नहीं बताया और आपको पॉलिटी का बुक नहीं बताया है, तो क्विक बुक सीरीज आता है दृष्टि IAS का, अच्छा सीरीज होता है। अगर आपने BPSC की तैयारी की हुई है, BPSC का तैयारी अभी कर रहे हैं, BPSC दे रहे हैं, तब तो आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को छोड़िए। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, उसी को पढ़िए, वही परफेक्ट बुक है, उसी को रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अगर आप पहली बार AEDO देने जा रहे हैं तो ये क्विक ज्योग्राफी तो BPSC के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़िए। क्विक ज्योग्राफी की बुक आती है, क्विक ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। एक ही किताब में सारा ज्योग्राफी है, इंडियन, वर्ल्ड एंड फिजिकल, तीनों के तीनों आपको मिल जाता है। इसी का क्विक पॉलिटी भी आता है, तो क्विक ज्योग्राफी और क्विक पॉलिटी आप ले सकते हैं। यहाँ से ये 2 सब्जेक्ट के बुक आप ले सकते हैं जिनसे आपका दोनों तैयार हो जाएगा। तो मैंने सभी सब्जेक्ट के आपको बुक बता दिए हैं कि कहाँ से किसको लेना है। अब ज़रा हम लोग हिस्ट्री के कुछ थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं जहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन से सवाल पूछा जाता है, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा मौर्य काल से पूछा जाएगा, गुप्त काल से पूछा जाएगा, मौर्योत्तर गुप्त से पूछा जाएगा, और उसके बाद आपको प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए जो आपको करने ही करने हैं किसी भी हालत में। मध्यकालीन भारत में जो आपको करना है, दिल्ली सल्तनत, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत है क्या, आखिरकार कब से शुरुआत होती है। उसके अलावा जो आपको करना है वो है ये 4 चैप्टर, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, कला स्थापत्य, साहित्य एंड विविध। इसी प्रकार से फिर आप मुग़ल वंश के बारे में बेसिक जानकारी ले लीजिए, और फिर मुग़ल वंश के पश्चात से कहाँ पर आ जाएंगे, तो वही मुग़ल प्रशासन, मुग़ल साहित्य, मुग़ल संस्कृति, इसका हमें प्रैक्टिस करना है डिटेल में। यहीं से सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं। बाकी युद्ध वगैरह के जो सवाल होते हैं ना, मैंने आपको क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। युद्ध वगैरह के सवाल होते हैं, उनका बस MCQ लगा लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। MCQ प्रैक्टिस करना है, आपका हो गया बस, उसका और कुछ नहीं करना है। वही पूछेगा जो पूछा है। एक बार अगर पूछा है कि भाई चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में, तो बार बार वही पूछेगा, उसमें कुछ अलग फैक्ट्स नहीं है। जो 2-4 फैक्ट कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा, किसके पक्ष से कौन लड़ रहा था, किस जगह पर हुआ, क्या परिणाम हुआ, बात खत्म हो जाता है उसी में, 5 सवाल में बात खत्म। इसलिए जिससे सवाल पूछे जाते हैं वो है प्रशासन, संस्कृति, और उस दौरान की क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में आपको 1850 से लेकर के 1947 तक के सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। उसमें भी गांधी जी का पीरियड, खासतौर से कांग्रेस का पीरियड जिसको कहते हैं, 1885 से लेकर के 1947 तक के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं कि नहीं है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसको तो आपको सबसे ज़्यादा समय दे करके पढ़ना ही पड़ेगा। ये हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं मैंने। और पॉलिटी की हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ सवाल पूछता है, तो संवैधानिक विकास, जिसमें अलग अलग एक्ट हैं, 1773 से लेकर के 1935 तक का एक्ट पढ़ते होंगे आप लोग भी। उसके अलावा संविधान का निर्माण और निर्माण की प्रक्रियाएँ, स्रोत, समितियाँ, ये जो है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, मूल अधिकार, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। मूल अधिकार DPS भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल से सवाल पूछे जाते हैं। संवैधानिक बॉडी से कभी कभार सवाल पूछता है, नहीं तो नहीं पूछेगा। उसके अलावा आपसे सर्वोच्च न्यायालय से सवाल पूछा जाता है, और संसद से सवाल पूछा जाता है। संवैधानिक बॉडी 4-5 है, वो सारे एक ही जैसे होते हैं, एक ही फैक्ट होते हैं। कौन कितने साल में रिटायर होते हैं, कौन नियुक्ति करता है, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हटते सारे महाभियोग से हैं, UPSC को छोड़ करके बाकी सारे हटते महाभियोग से हैं, और 6 वर्ष से 65 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। कौन कौन सदस्य होते हैं, बस ये आपको याद करना है। संवैधानिक बॉडीज़ तो सबसे आसान है कवर करना पॉलिटी में। पढ़िए किन किन चैप्टरों को, तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी समितियां हैं, मूल अधिकार क्या है, DPSP क्या है, उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय, इनसे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो आपसे हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही आपसे फिर से पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक होते हैं बंधुओं, जैसे संविधान के संशोधन से सवाल काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। हर दूसरे तीसरे साल एक आध सवाल पूछा जाता है, और आपातकाल संबंधी उपबंध से सवाल पूछे जाते हैं। आपातकाल संबंधी उपबंध से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। ये पॉलिटी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया है, सारे किताब बता दिए हैं, सिलेबस समझा दिया है, रीजनिंग का किताब अलग बताया है,
मैथ्स का किताब अलग बताया है आपको, और आपको सिलेबस भी पूरा समझाया, ये भी दिखाया कि बीएसएससी जैसा ही सिलेबस है। सिलेबस का इंग्लिश में भी यहाँ पर दे दिया है आपको, और हिंदी में भी जीएस का कंप्लीट सिलेबस आपको समझा दिया है। तो सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसमें कमियां निकालते हैं, भागते हैं, दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं कि अरे ये सब तो बीएसएससी वालों का एग्ज़ाम है, आप मत दो, आप बिहार पुलिस दो, बिहार एसआई दो, तो या फिर आप इसमें लगते हैं। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है ना। तो जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी थी मैंने समझा दिया है। इसमें मैं कैसे मदद करूँगा आपकी, अपने चैनल पर ना, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, 29 मिनट मुझे झेल रहे हैं, 30 मिनट होने वाला है, तो अपने चैनल पर ना प्रैक्टिस के लिए इतना सारा कुछ है ना, अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे ना शुरू, तो जनवरी तक करते रह जाएंगे, ख़त्म नहीं हो पाएगा आपका। अपने चैनल पर साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का लेक्चर भी है, और इसका साइंस का लेक्चर नहीं, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सब के लेक्चर भी है, और प्रैक्टिस के लिए कंटेंट भी मौजूद है, एमसीक्यू भी है, साइंस के बेहतरीन है। अगर आप वहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। बच्चे दौड़ेंगे पैसा लेकर के कोचिंग के पास, आपने देखा भी होगा बैच पर बैच शुरू हो रहे हैं। तो यूट्यूब पर एक एक चैप्टर वाइज कंटेंट अवेलेबल है मैथमेटिक्स रीजनिंग का, और शानदार तरीके से शिक्षकों ने पढ़ाया हुआ है। मुझे तो बीएसएससी वाले शिक्षक भगवान लगते रहते हैं, एसएससी वाले की कहाँ से इतना पढ़ा लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो शिक्षक सब। तो यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग के शानदार कंटेंट सब अवेलेबल हैं। अब आपके हाथों में है कि आप पैसा लेकर कोचिंग दौड़ते हैं या खुद से प्रयास करते हैं, है ना। तो बस मेरा काम यहाँ तक था, दिशा दिखाना, मैंने दिखा दिया है। धन्यवाद आप सभी का।